नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाएगी। देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर नोएडा से बीजेपी के विधायक पंकज सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पंकज सिंह जी हैं। कैसे रहेगा ये पूरा सेवा पखवाड़ा, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी? अनेक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अब सिर्फ कोई राजनीतिक ही कार्यक्रम जिससे सिर्फ वोट हासिल करने का ही प्रयास हो, ऐसा नहीं होता। हम जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है वो भी करते हैं और उसके साथ साथ जो सेवा के विभिन्न प्रकार के अभियान हो सकते हैं उसको भी करते हैं। और यही कारण है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहता है। मोदी जी के जन्मदिन से लेकर हम लोग 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक के ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पखवाड़े के रूप में लेते हैं। और सेवा के विभिन्न स्वच्छता, मेडिकल कैंप्स, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम सब लोग लेते हैं। सर, बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सड़कों पर हंगामा कर रहा है। और बाकायदा अगर आप देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार में भी रैली रही, उसको लेकर के सर्वे रिपोर्ट आई, इसको बीजेपी कैसे देख? अब देखिए, विपक्ष तो अपना काम करता है, वो सरकार में, सत्ता में आने के लिए सब जगह से परेशान है, लेकिन जनता हमेशा नकार रही है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। अब 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, कई जगहों पे कई साल से वो बाहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जनता के साथ जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए प्रदेश का भी, जहाँ कहीं पर भी हमारा नेतृत्व, वह भी उस अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी अपेक्षा के अनुरूप जब काम होता है तो स्वाभाविक रूप से वह लोगों से जुड़ाव का ही कार्यक्रम रहता है। और जनता से जुड़ेंगे तो जनता विश्वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नोएडा विधायक, जिस तरीके से कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत हासिल हो रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इसी को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में किस तरीके से मनाएगी, क्या रहेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सामाजिक अभियानों को शुरू करेगी। विस्तृत रूपरेखा आज तैयार होगी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनों में उल्लास है, खुशी है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर। तो उनके जन्मदिन को कैसे मनाना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, इस सब पर आज बड़ी कार्यशाला होने वाली है। विपक्ष जिस तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष सड़कों पर हंगामा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। कल भी समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो हंगामा करते दिखाई दिए। आज राजभवन के बाहर भी घेराव किया समाजवादी पार्टी। विपक्षी पार्टी के लोगों की सोच नकारात्मक हो गई है। उनको मालूम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, सस्पेंशन हुआ है, FIR हुई है। फिर आंदोलन करने का औचित मेरे ख्याल कोई बसता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो सरकार के किसी भी अच्छे काम में सहयोग करने के बजाय बल्कि प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश की जनता देख रही है, 2027 में सपाइयों को इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिनका कहना है विपक्ष जो है जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है सड़कों पर, इसका कहीं ना कहीं जनता जो है वो जवाब देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कानपुर में तकनीकी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बीच
समन्वय स्थापित कर नए विचार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में विशेष समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर के जरिए किए गए कई नवाचारों और अनुसंधान प्रयासों की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री ने समन्वय कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक पुल का काम करेगा और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्यमंत्री ने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। नमस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को लेकर तैयारियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है। उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। ये कुंभ बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, उसके संबंध में बहुत ही व्यापक रूप से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां सपा महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर महिलाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के खिलाफ हाथों में टूटी लेकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में महिलाओं ने केतकी सिंह के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की है। अखिल भारतीय परिषद के जो छात्र हैं वो लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। कल बाराबंकी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। आज बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बाकायदा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? कल जो एसआरएम में छात्रों के साथ में बर्बरता हुई है, हम उसके विरोध में हैं। जो वहाँ पे एससीओ और एसएचओ ने जो मारा है छात्रों को, 2 छात्र कोमा में चले गए हैं, कई लोगों के पैर टूट गए हैं, कई लोग। छात्रों की क्या गलती थी? वहाँ पे उन्होंने अपना लॉ का अप्रूवमेंट नहीं लिया था 3 साल से, उसके विरोध में कर रहे थे। फीस जो मनमानी वसूल कर रहे थे उसके विरोध में कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो बर्बरता की है वहाँ पे, उसका निलंबन चाहिए उन लोगों का। हमें सीओ एसएचओ जिसके सह पे हुआ है चीजें पर निलंबन हो चुका है, मुख्यमंत्री निलंबन नहीं हुआ है, वहाँ से हटाया गया है उस चीज के लिए। हमें एफआईआर चाहिए उनके खिलाफ और निलंबन चाहिए। अगर नहीं होता फिर प्रदर्शन जारी रहेगा। बर्बरता से छात्रों को मारा गया है, उसका आधा भी कष्ट इन्हें नहीं है। अगर यही कष्ट इन लोगों को मिले, यात्राएं मिले, तो इनका कैसा व्यवहार होगा? क्या ये सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या ये अपने चीजों के लिए मांग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं पूछता हूँ आला अधिकारियों से, मैं पूछता हूँ डीएम से, एसपी से, कि आकर जवाब दें कि इसके विरोध में उन्होंने क्या कार्रवाई की। बिल्कुल कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लगातार जो विरोध जताया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग मेरी यह है कि जितने पुलिस वाले कल छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक मारपीट की है उन सबको जेल में डाला जाए, मुकदमा दर्ज हो, और श्री राम स्वरूप जैसे विश्वविद्यालय जो पैसे की संशय पर चल रहे हैं, छात्रों के भविष्य को न देखते हुए उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन सबको कार्रवाई और पूरा विश्वविद्यालय बंद हो। कोई नहीं तो ये विश्वविद्यालय बंद कराने की बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं हालांकि पुलिस भी आ चुकी है। पुलिस से भी बाकायदा अगर देखा जाए तो झड़प की जा रही है। इसमें से कई जो छात्र हैं उनके छात्रों को हालांकि कस्टडी में लिया गया है, जिसमें एक एसएचओ चौकी इंचार्ज सभी उनके पर कार्रवाई की गई है। वहां के सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं बाकायदा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।
आप देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र थे उनको छात्रों को बाकायदा एक वैन में पुलिस वैन में रखा जा रहा है और पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए बाराबंकी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको बर्बरता से मारा गया, कई छात्र घायल हैं और इसमें से 2 छात्र जो बताए जा रहे हैं वो कोमा में हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि बाराबंकी विश्वविद्यालय के मामले में अब किस तरीके की आगे की कार्रवाई होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का घेराव किया है। बीजेपी सरकार पर लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय कूच करने का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक फर्जी सर्वे के जरिए प्रदेश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूच करने का ऐलान किया, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, नहीं तो उनका विरोध किया जाएगा। पार्टी जिस तरह से पूरे देश में आधारहीन हो गई है, उसी प्रकार से वो आधारहीन बेतुके बातों पर प्रदर्शन कर रही है और एक फर्जी सर्वे के आधार पर वो प्रदेश की छवि को खराब करने की प्रयास कर रही है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उनका केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश की छवि को विश्व के पटल पर देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार पिछले कई महीनों से भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ों में अलग अलग जगहों पर आपदा भी आई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए। स्वयं मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सरकार का मुख्य फोकस यही है कि हम आपदा से कैसे निपटें। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से अभी पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त है, उसमें जो सरकार की ओर से विशेष करके मुख्यमंत्री जी की ओर से एक क्विक एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही साथ ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि चाहे आपदा बड़ी हो छोटी हो, लेकिन आपदाग्रस्त स्थान पर स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को बार बार नेतृत्व बदलाव से जोड़े जाने के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सरकार पूरी तरह से स्थिर है और 2027 के विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ही होंगे। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी साख खो चुकी है और अपनी जमीन तलाशने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करती रहती है। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावनाएं जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में जारी NARI 2025 रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें देहरादून को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। नारी सुरक्षा को लेकर जारी इस रिपोर्ट ने न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि बीजेपी संगठन की भी चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी। NARI में यानी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि देहरादून टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल है। उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग कार्यालय परिसर में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल विशाल देवदार का पेड़ पास में खड़े 2 वाहनों में से एक पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था।
वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। चश्मदीद वन कर्मी ने बताया कि पैदल गुजर रहे थे, तभी उनके सामने ही अचानक से पेड़ गिर गया, लेकिन वो तुरंत पीछे हटकर बाल बाल बच गए। तो वहीं फॉरेस्ट कॉलोनी के नीचे इंटर कॉलेज की ओर जाने वाले यमुनोत्री हाईवे पर भी 3 पेड़ खतरनाक तरीके से टेढ़े हो गए हैं, जो कभी भी गिरकर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर घटनाक्रम ये था सर कि मैं अपने घर से निकल रहा था अभी, तो जैसे मैं एसडीओ साहब की आवाज़ के आगे पहुंचा, वैसे पेड़ गिरा और वहाँ पे मैंने देखा तो 2 गाड़ियाँ थी लगी हुई, तो एक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा और दूसरी गाड़ी थोड़ा बच गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।